वेल अब मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया होगा समझना कि मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस क्या है, कि हमारे पास बॉडी के अंदर है ना अल्कली जो हमारे पास होती है ना रिजर्व, वो इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि बायकार्बोनेट आयंस हमारे पास बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, अब अगर हमारे पास बायकार्बोनेट आयंस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारे पास ये है कि मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस। तो प्राइमरी क्या चीज़ होगी? लंग्स। हम लंग्स को बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तुम अब क्या करो कि है ना तुम ये करो कि हाइपो वेंटिलेशन करो, यानी कि एसिड का कंटेंट बढ़ा दो। बायकार्बोनेट आयंस बॉडी के अंदर बढ़ी हुई हैं, हमारे पास लंग्स सही काम कर रहे हैं, हम सबसे पहले बोलेंगे लंग्स को कि तुम है ना एक काम करो कि हाइपो वेंटिलेशन करो, शैलो ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग बहुत कम कर दो। तो जिससे क्या होगा कि हमारे पास एसिड का कंटेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उस एसिड का कंटेंट इंक्रीज होने से क्या होगा कि बॉडी की पीएच जो है वो दोबारा नॉर्मल मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। अब हाइपो वेंटिलेशन हो रही है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें देखेंगे हम अनकम्पेंसेटेड के अंदर? हमारे पास कार्बोनिक एसिड इंक्रीज हो रहा है, बायकार्बोनेट आयंस बॉडी के अंदर पहले ही इंक्रीज हुए हुए हैं, पीएच जो है अभी हमारे पास वो इंक्रीज़ ही है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अनकम्पेंसेटेड के अंदर हम उसी चीज़ को देखेंगे जो कि हमारे पास चीज़ है। जैसे कि अगर अल्कलॉसिस है तो अल्कलॉसिस में क्या होता है, पीएच इंक्रीज़ है तो अनकम्पेंसेटेड के अंदर पीएच इंक्रीज़ रहेगी। अगर एसिडोसिस है तो हमें पता होता है पीएच डिक्रीज़ है, तो हमारे पास अनकम्पेंसेटेड के अंदर पीएच डिक्रीज़ ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है कि है ना अनकम्पेंसेटेड के अंदर हमारे पास कार्बनिक एसिड इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हमने है ना लंग्स को बोला है कि तुम हाइपो वेंटिलेशन कर दो। CO2 का प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हमने लंग्स को बोला है कि तुम है ना वो क्या करो कि थोड़ा शैलो ब्रीदिंग करो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कि है ना बाइकार्बोनेट आयंस बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़े हुए मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस की वजह से। चौथी चीज़ जो हमने देखी कि पीएच जो है वो अभी इंक्रीज़ ही है, डिक्रीज़ नहीं हुई है, आहिस्ता आहिस्ता होगी डिक्रीज़। और रेशो जो है, रेशो अभी हमारे पास क्या है, रेशो अभी हमारे पास इंक्रीज़ है। ठीक, क्योंकि हमारे पास अभी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयंस हैं, हम कार्बोनिक एसिड बढ़ा तो रहे हैं लेकिन अभी इतने नहीं बढ़े कि वो है ना रेशियो को मेंटेन कर दें। तो हम देखेंगे रेशियो हमारे पास क्या है, इंक्रीज़ है। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास फुली कंपनसेटेड चीज़ हो जाएगी तो क्या होगा, पीएच नॉर्मल हो जाएगी और रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, यानी कि हमने इतने कार्बोनिक एसिड बढ़ा दिए होंगे कि वो हमारे पास बायकार्बोनेट आयंस के जितने हो जाएँ। तो उससे क्या होगा कि रेशियो जो हमारे पास 20:1 का रेशियो है वो हमारे पास दोबारा बैक अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कोलॉसिस से क्या क्या चीज़ हो सकती है? मेटाबॉलिक अल्कोलॉसिस से हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले होगी टेटनी। टेटनी क्यों हो रही है कि हमारे पास अगर मेटाबॉलिक अल्कोलॉसिस होती है तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास प्रोटीन्स आयंस वगैरह जो है, मैंने पहले भी बताया था एन गैप के अंदर कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो वो क्या करेंगे, वो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल आयनिक कैल्शियम के साथ, फ्रीली अवेलेबल आयनिक कैल्शियम के साथ, यानी कि कैल्शियम 2+ के साथ, जो कि ECF के अंदर या प्लाज्मा वगैरह के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, उनके साथ कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे। अब जब उनके साथ कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो उससे होगा क्या कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कैल्शियम की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। अब जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कैल्शियम की कंसनट्रेशन कम हो गई तो उससे क्या होगा कि हमारे पास सेल से बाहर निकलेंगे कैल्शियम आइंस। अब जिस टाइम पे सेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे तो पहले क्या होगा, जो सपोज करो अगर मसल्स का सेल है तो उसमें से क्या होगा कि सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आइंस निकले, वो सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हुए। अब जैसे ही वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे तो वो क्या कराएंगे, कंट्रैक्शन करा देंगे। उस कंट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, टेटनी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो बाहर जाए तो अलग बात है, लेकिन इस वजह से इसमें क्या होगा, हमारे पास टेटनी हो जाएगी। टेटनी क्यों हुई, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। हाइपोकैल्सीमिया क्यों हुआ, क्योंकि फ्रीली प्रोटीन्स नेगेटिवली चार्ज आइंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वो क्या कर रहे थे, वो हमारे पास जो अवेलेबल कैल्शियम आइंस होते थे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे थे और उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे थे। उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास किडनी का मसला है। किडनी का मसला कैसे है कि हमारे पास ये क्या चल रहा था, मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस। हमारे पास क्या हो रहा है कि किडनी जो है वो हमारे पास है ना एसिड्स को एबनॉर्मली तौर पे बॉडी से निकाल रही है। ठीक है, और बायकार्बोनेट आयंस को बहुत ज़्यादा रीअब्सॉर्ब कर रही है और है ना एबनॉर्मली तौर पे एसिड्स को बहुत ज़्यादा निकाल रही है। ठीक है, इसके अंदर एक और एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिक एसिडूरिया। वो मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास बॉडी के अंदर, बुक में थोड़ी मिस्टेक लिखी हुई है इधर, वो मैं आपको सही चीज़ बता रहा हूँ, बुक में मिस्टेक लिखी हुई है कि अगर हमारे पास क्या हो कि हमारे पास है ना बॉडी के अंदर हाइपोकैलेमिया हो जाए। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि ECF के अंदर हमारे पास कैल्शियम आइंस की, पोटेशियम आइंस की कमी हो जाएगी। अब पोटेशियम आइंस की कमी होगी तो हमें पता है कि अगर एपिथेलियल सेल्स ऑफ किडनी के अंदर पोटेशियम आइंस है ना, उधर हम देखते हैं कि अगर वहाँ पर प्लाज्मा के अंदर पोटेशियम आइंस कम हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि एपिथेलियल सेल से पोटेशियम आइंस निकल कर बाहर जाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के पास। हमें पता है कि अगर एपिथेलियल सेल्स के अंदर पोटेशियम आइंस अब कम हो जाएंगी तो हमारे पास क्या चीज़ इंक्रीज हो जाएगी, सेल्स के अंदर H पॉजिटिव आइंस इंक्रीज हो जाएंगे। अगर हमारे पास सेल्स के अंदर H पॉजिटिव आइंस इंक्रीज हो जाएंगे तो फिर वही सेल जो है वो उसी सेल में से हमारे पास H पॉजिटिव आइंस जो है वो फिल्ट्रेट के
अंदर जाना शुरू हो जाएंगे और हमारे पास यूरिन जो है वो एसिडिक हो जाएगी, डिस्पाइट कि हमारे पास अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो वो अल्कलाइन हो चुका है। अल्कलाइन कैसे हुआ कि हमारे पास पहले उसके अंदर पोटेशियम आयंस की कमी थी, तो क्या हुआ कि एपिथेलियल सेल से पोटेशियम आयंस निकल कर है ना उसके अंदर आ गए, प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर आ गए, उसने क्या किया कि हमारे पास अल्कलिनिटी कॉज कर दी और सेल्स के अंदर क्या होगा कि इंट्रासेलुलर एसिडोसिस हो गई। सेल्स के अंदर एसिडोसिस क्यों हुई कि हमारे पास एच पॉजिटिव आयंस सेल्स के अंदर बढ़ गए और वही सेल्स के अंदर से जो एच पॉजिटिव आयंस से वो निकल कर कहाँ जाएंगे, फिल्ट्रेट के अंदर जाएंगे और वो क्या करेंगे कि फिल्ट्रेट को हमारे पास क्या बना देंगे, एसिडिक बना देंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं पैराडॉक्सिक एसिडोरिया। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाइपोकैलेमिया कहाँ पर होता है, हाइपोकैलेमिया हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस के अंदर होता है। ठीक है, तो ये था मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस। उसके बाद हम आखिरी जो टॉपिक रह गया वो रह गया अब हम जो कंटिन्यू करेंगे कि एक मैंने कॉज जो है वो मैं मिस कर गया था। किसका कॉज था? वो कॉज था मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस का एक कॉज। क्या हमारे पास है ना वॉमिटिंग वगैरह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वॉमिटिंग वगैरह होती है या हमारे पास एबनॉर्मली तौर पर क्लोराइड आइंस लॉस हो रहे हो, तो उससे भी क्या होता है कि हमारे पास बायकार्बोनेट आइंस बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर। मैंने पहले भी काफ़ी ऑडियोज़ और मैं बता चुका हूँ कि क्लोराइड और बायकार्बोनेट आइंस का अपोजिट रिलेशन होता है। अगर हमारे पास ब्लड के अंदर क्लोराइड आइंस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बायकार्बोनेट आइंस कम हो रहे होंगे। अगर बायकार्बोनेट आइंस कम हो रहे हैं तो मीन्स के क्लोराइड आइंस बढ़ रहे होंगे। तो ये चीज़ याद रख लेना कि अगर हमारे पास बॉडी के अंदर एबनॉर्मली तौर पर क्लोराइड आइंस निकल रहे हो, एक्सक्रीड हो रहे हो फिल्ट्रेट के अंदर या बॉडी से निकल रहे हो या बॉडी के अंदर कम हो रहे हो, तो इससे क्या होगा कि बायकार्बोनेट आइंस बढ़ जाएंगे और हमारे पास क्या होगा कि मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि वॉमिटिंग से हमारे पास क्या होता है कि अक्सर हम वॉमिटिंग वगैरह करते हैं तो क्लोराइड आइंस जो है वो उस वॉमिटिंग वाले मटीरियल के साथ बाहर आ जाते हैं और बायकार्बोनेट आइंस जो है बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर आगे, वो है रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, सॉरी रिस्पिरेटरी अल्कलॉसिस। यानी कि रिस्पिरेटरी अल्कलॉसिस का मतलब क्या होगा कि हमारे पास कार्बोनिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा टूट रहा हो। रिस्पिरेटरी अल्कलॉसिस का मतलब क्या है कि हमारे पास कार्बोनिक एसिड बहुत ज़्यादा टूट रहा हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास प्राइमरी मैकेनिज्म क्या हो सकता है, लंग्स नहीं हो सकता। लंग्स क्यों नहीं है? क्योंकि लंग्स के अंदर ही मसला है जो कि क्या कर रहा है कि बहुत ज़्यादा कार्बोनिक एसिड को एबनॉर्मली तौर पर तोड़ रहा है और हम हाइपर वेंटिलेटिंग स्टेट के अंदर हैं। हम पहले ही हाइपर वेंटिलेटिंग स्टेट के अंदर हैं तो रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म हमारे पास काम में नहीं आ सकता। फिर हम किसके पास मदद के लिए जाएंगे? हम जाएंगे किडनीज़ के पास मदद के लिए जाएंगे। किडनीज़ को बोलेंगे कि भाई अल्लाह के नाम पे तुम जो है ना ये हमारी मदद करो। वो कैसे मदद कराएगा? वो बोलेगा कि देखो यार हमारे पास बॉडी के अंदर है ना कार्बोनिक एसिड तो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ है ना बायकार्बोनेट आइंस को भी कम कर दो। वो किडनी क्या करेगी? किडनी क्या करेगी कि हमारे पास बायकार्बोनेट आइंस जो है वो एबनॉर्मली तौर पर नहीं, नॉर्मली तौर पर बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट करना शुरू कर देगी। तो अब हम देखें अनकम्पेंसेटेड के अंदर, अनकम्पेंसेटेड के अंदर क्या होगा कि CO2 का प्रेशर डिक्रीज है क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन हो रही है, कार्बोनिक एसिड का प्रेशर डिक्रीज है क्योंकि पहले हाइपर वेंटिलेशन हो रही है। साथ साथ में हमारे पास क्या होगा कि हमने बायकार्बोनेट आइंस का कंटेंट भी कम करवा दिया। ठीक है, तो हमारे पास बायकार्बोनेट आइंस भी डिक्रीज हो जाएंगे। अब मैंने बताया अनकम्पेंसेटेड है और हो क्या रहा है, रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस हो रही है, तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास पीएच जो है वो इंक्रीज रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अनकम्पेंसेटेड के अंदर जो मतलब प्रॉब्लम हो रही होती है उस चीज़ की पीएच को कंसिडर करते हैं। जैसे अल्कलॉसिस हो रही है तो उसमें पीएच बढ़ी हुई होती है, तो इधर भी हम अनकम्पेंसेटेड के अंदर क्या देखेंगे, पीएच बढ़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि रेशियो जो है वो हमारे पास क्या होगा, रेशियो हमारे पास इंक्रीज हुआ होगा क्योंकि हमारे पास कार्बोनिक एसिड कम होते हैं और बायकार्बोनेट आइंस ज़्यादा होते हैं। अभी इतने ज़्यादा हमने बायकार्बोनेट आइंस नहीं निकालेंगे, रेशियो नॉर्मल हो जाए। रेशियो नॉर्मल कब होता है? रेशियो नॉर्मल हमारे पास फुली कंपेंसेटेड के अंदर होता है, जब हम इतने बायकार्बोनेट आइंस बाहर निकाल चुके होते हैं कि हमारे पास दोनों का डिक्रीजिंग कंटेंट जो है वो बराबर हो जाए या रेशियो जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शनेट आ जाए और पीएच जो है वो हमारे पास नॉर्मल आ जाए। अब हम इसके कॉजेज देखते हैं। इसके कॉजेज बहुत ज़्यादा आसान है समझना कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मेनिंजाइटिस हो जाती है। याद रखना उसके अंदर हमारे पास कन्वर्जन्स वगैरह लग रहे थे, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि है ना रिस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर कन्वर्जन्स लग रहे थे और रिस्पिरेटरी अल्कलॉसिस के अंदर क्या होता है, मेनिंजाइटिस वगैरह होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास वो हिस्टीरिया और ये जो लिखा हुआ है अप्रीहेंसिव ब्लड डोनर्स। हिस्टीरिया ये होता है कि जिनको इमोशनल अटैक्स वगैरह पड़ते रहते हैं ना, तो वो भी एबनॉर्मली तौर पर क्या करते हैं, टैकीकार्डिक स्टेज में आ जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग करना
शुरू हो जाते हैं तो हमारे पास ये रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो जाती है। साथ साथ में मैंने बताया था कि हाइपोक्सिया मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कैसे रोल प्ले करवा रहा था कि सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे तो वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे, लेकिन हाइपोक्सिया रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस भी कराता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ब्लड वगैरह की ऑडियोज़ के अंदर भी ये चीज़ बताई थी कि ना हाइपोक्सिया जो है वो हमारे पास टैकीकार्डिया करवा देता है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन कराता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी सांस लो ताकि हमारे पास क्या हो कि हमारे पास है ना बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई आ सके। ठीक है, अब अगर हमारे पास बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई आएगी तो कॉमन सी बात है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा CO2 एक्सेल भी तो होगा। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर हाइपोक्सिया का क्या रोल था कि वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हो रही थी। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग या टैकीकार्डिया की वजह से हाइपोक्सिया कंट्रीब्यूट करवा रहा है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस के अंदर। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हाइपोक्सिया ने कैसे कंट्रीब्यूट कराया कि सेल्स के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो गई, और रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस के अंदर हाइपोक्सिया ने कैसे कंट्रीब्यूट करवाया कि उसने टैकीकार्डिक स्टेज करवा दी, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ट बीट को इंक्रीज़ करवा दिया, जिसकी वजह से हमारे पास कार्बनिक एसिड बहुत ज़्यादा टूटा और CO2 बहुत ज़्यादा है ना एक्सेल आउट हुआ, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो गई।